नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। सियासत में कुछ भी स्थिर नहीं है। कब कौन साथ छोड़ दे, किससे जा मिले, कोई नहीं जानता। सियासत का ऊंट कभी भी करवट बदल सकता है। 2024 से पहले जहां विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र की सियासत में आज एक बड़ा उलटफेर हो गया। जहां अजीत पवार ने शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जिसको लेकर माना जा रहा है कि ये अजीत पवार की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। बीते कई दिनों से अजीत पवार समेत एनसीपी विधायकों का एक बड़ा धड़ा शरद पवार से नाराज चल रहा था और इसी के चलते महाराष्ट्र की सियासत में सुपर संडे में अजीत ने विधायकों की अपने घर पर बैठक बुलाई। इसके बाद 53 में से 30 विधायकों का बड़ा समर्थन रखने वाले अजीत राजभवन पहुंच गए। इसके साथ ही सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंचे और फिर 9 मंत्रियों समेत अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। कुल मिलाकर शरद पवार देखते रह गए और अजीत पवार सरकार बन गए। देश का सवाल में आज बात करेंगे सियासत के सुपर संडे की, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ सियासी बयान। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस देश का भविष्य जो है, तो मोदी जी ने जो संकल्प किया है, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विश्व का सर्वोत्तम देश बनाने का संकल्प जो मोदी जी ने किया है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है, उस संकल्प को साथ देने के लिए अजीत दादा और उनके सारे जो उनके साथ हमारे एनसीपी के सारे विधायक, उनके सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। आज शपथ ग्रहण भी करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा और यही जरूरत है देश के लिए, यही महाराष्ट्र की जरूरत है। जो भी महाराष्ट्र की महायुति की भारतीय जनता पक्ष शिवसेना की सरकार है, ये सरकार को भक्कम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो भी साथ में आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। अभी एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री, डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको भी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। इस राज्य का विकास और तेजी से होगा, जनता को फायदा होगा और राज्य के विकास को फायदा होगा। अरे अभी बहुत टाइम बाकी है, वोट नहीं है। विकास के मुद्दे पर सामने आए हैं। ये राज्य विकास कर रहा है, शिवसेना बीजेपी सरकार काम कर रही है। विकास के मुद्दे पे अजीत दादा और साथ में लोकसभा के चुनाव में अभी पिछली बार 4-5 सीटें उनको मिली थी, अभी उतनी भी रख पाए तो बहुत है। हिट विकेट झाला है, हिट विकेट झाला है। हिंदी में जानना चाहिए। आज अजीत पवार आज की घटना को कैसे देखते हैं? जिन लोगों ने कहा था गुगली ने 3 गोल कर दिया हमने, आज तो हिट विकेट हो गया। क्योंकि शिवसेना के अंदर के भी लोग हैं जिन्हें बनना है मुख्यमंत्री, आगे भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी मंत्रिमंडल का तुरंत विस्तार हो जाएगा। शरद पवार असं म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच कायम राहणार आहे, तरी देखील ते पाटण्याला गेले। ठाकरे पवारांना ओळखण्यात चूक झाली आहे का, जे तुम्ही आधीपासून सांगत होतात? कुणाला ओळखायला? ठाकरे पवारांना ओळखण्यात चूक झाली का? ठाकरेंची का पवारांची? पवारांना ओळखण्यात चूक झाली का? पवार असं म्हणतात की भविष्यात पंतप्रधान हे नरेंद्र मोदीच राहणार आहे। ते कबूल केलेलं आहे त्यांनी, कारण देशातली जनता नरेंद्र मोदीजींच्या बरोबर आहे आणि त्यांची लोकप्रियता जी आहे देशात नाही जगभरामध्ये आहे। गेल्या 9 वर्षामध्ये त्यांनी केलेल्या विकासाची कामं आहे, गेले 70 वर्षामध्ये
जेवढी कामं झाली नाही त्याचा बॅकलॉग भरून काढला 9 वर्षामध्ये. आज इतकी विकासाची कामं या देशामध्ये होत आहेत. खरं म्हणजे इतर देशाची अर्थव्यवस्था जी काय डगमगलेली आहे, परंतु आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था 10व्यावरून 5व्या क्रमांकावर आणण्याचं काम मोदी साहेबांनी केलंय आणि त्यामुळे जगभरामध्ये आपला देश मोठ्या अभिमानाने आपल्या देशाचं नाव घेतलं जातं. आपला देश महासत्तेकडे चाललेला आहे आणि मग हे कटू सत्य जे आहे ते पवार साहेबांनी बोलले की मोदी साहेबच प्रधानमंत्री होणार. अजित पवार आणि ज्यांना ओळखण्याचा चूक झाली की बरोबर झाली ते पवार साहेबांनी पुस्तकात लिहिलेलं आहे. अजित पवार बात करी है, उनको आशीर्वाद मिला है ये वाली बात का, पार्टी में टूट कर वो दूसरे से बीजेपी और शिंदे सरकार के साथ जुड़े हैं. अजित पवार ने कहा, सब नेताओं से बात करिए पार्टी. बिल्कुल अजित पवार जी के सामने उनके पार्टी के मेजोरिटी विधायक, एमपीज और नेता सभी लोग हैं, क्योंकि अजित दादा एक विकासात्मक काम करने वाला एक नेता है, विकास के ऊपर विश्वास रखने वाला नेता है और इसलिए प्रशासन का भी उनको अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से इसीलिए उनका साथ सभी लोगों ने दिया है. जब किसी कर्मठ नेता जो कार्यकर्ता जो दिन रात काम करता है उसको दबाया जाता है, साइड लाइन किया जाता है, तब ऐसी घटना होती है. निवडणुका डोळ्यासमोर घेऊन आम्ही कधी काम करत नाही. वर्षभरामध्ये जे केलेलं काम मागच्या 2.5 वर्षाचा बॅकलॉग पुढे आम्ही चाललोय. त्यामुळे या महाराष्ट्रातली जनता ओळखते. काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना, काम करणाऱ्या सरकारलाच आशीर्वाद ही महाराष्ट्रातली जनता देणार आणि 2024ला लोकसभा मोठ्या मेजॉरिटीने मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वजण एकत्र लढणार आणि मोठ्या मेजॉरिटीने जिंकणार आणि त्यानंतर येणाऱ्या विधानसभेच्या 2024च्या निवडणुका पण आम्ही एकत्र लढणार आणि बहुमताने त्या जिंकणार. सर, आपने एक बार कहा था कि अजीत पवार फंड रिलीज नहीं कर रहे थे, तब जब आप अलग हुए थे ये वाली बात कही थी, लेकिन आज वही भैया तभी वो प्रमुख नहीं थे ना पार्टी के, तभी मुख्यमंत्री थोड़ी थे वो. विपक्ष के सब विपक्ष में अभी भी कहा जो सब पूरे देश के लोगों को मोदी जी के खिलाफ एक इकट्ठा कर रहे थे. मैं कहा ना, जो मोट बांधते हैं मराठी में इकट्ठा करने की, उनकी वोट फूट गई है. संजय राउत ने बहुत गंभीर बात कही है. हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं. महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी आज अपने 40 से अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की सरकार में सम्मिलित हुए और वे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए. आज उन्होंने शपथ लिया. भारतीय तो आते हैं देश के सवाल पर. सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शरद पवार की एक और गुगली है? क्योंकि राजनीति में वो गुगलियां बहुत फेंकते हैं. इसके अलावा अजीत पवार ने आखिर ये गेम क्यों किया?
क्या शरद पवार का गेम ओवर हो चुका है महाराष्ट्र की सियासत पर? और 24 से पहले यानी 2024 से पहले क्या महाराष्ट्र में विपक्ष बिखर जाएगा? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, एसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। निम्मी रस्तोगी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। परिमल कुमार प्रदेश महासचिव हैं जेडीयू के। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV के। मनीष अवस्थी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। रजत राकेश टंडन मेरे साथ हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। संजय गुप्ता जी, आप ही से शुरू करता हूं क्योंकि बंटवारे को आपने भी झेला, शिवसेना को पहले बांटा गया, अब ये दूसरी टूट है। इस पर मैं संजय जी के पास जाऊंगा, लेकिन संजय जी अभी हमारे साथ नहीं है, संजय गुप्ता हमारे साथ नहीं है। एसएन सिंह साहब हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। एसएन सिंह साहब, आरोप ये लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ये पार्टियां तोड़वाने का काम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहले शिवसेना को तोड़ा गया, अब एनसीपी को तोड़ा गया। कैसे देखते हैं इस आरोप को? देखिए, आरोप पे नहीं, हकीकत पे आइए। हम हकीकत की बात करते हैं। शरद पवार साहब के 2 बयान का जिक्र करते हैं और सभी चीजें स्पष्ट हो जाए जी। शरद पवार साहब पहली बार जब कांग्रेस छोड़कर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हर आदमी महत्वाकांक्षा लेकर राजनीति में आता है और जब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो योग्य न हो और उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो निश्चित तौर पर वो महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और वो अपना अलग पार्टी बनाते हैं। दूसरी, शरद पवार जी बात कहते हैं कांग्रेस के लिए, कहते हैं कि कांग्रेस की हालत उस दरबारी की तरह हो गई है जिसका सब कुछ चला जाता है, लेकिन उनका जो होता है कि किस तरह से नौकर चाकर बस हमारे पास रहे, इसके नाते वो रहते हैं। और उद्धव ठाकरे पे भी उन्होंने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी क्योंकि वो राजनीति में के ककहरे को जानते नहीं है कि राजनीति में होता क्या है। हर समय जो राजनीति करने वाला व्यक्ति है उसको चौकन्ना रहना चाहिए और जहां पे लगे कि उपयोगिता वाली चीज है उसको पकड़ लेना। ये तीनों चारों बातें। अच्छा, एक चीज बताइए एसएन सिंह साहब, एक चीज बताइए, एक बात बताइए, ठीक है मैं आऊंगा उस पर। वहां पर आपको पार्टी में सरकार चल रही थी, पार्टी की, आपकी और शिवसेना की, उद्धव शिंदे गुट की, वहां पर आपको जरूरत तो थी नहीं। ऐसे में आप एक और अलाई को लाते हैं, उनको 9 मंत्री पद देते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? सरकार को बैसाखी की जरूरत तो नहीं थी ना वहां पर? देखिए, हमारे तो केंद्र में भी बैसाखी की आवश्यकता नहीं थी, तब भी हमारे साथ जो भी आए हम उनको सम्मान दिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी रणनीति होती है जिसका जिक्र टीवी चैनल पर नहीं होता है। आज चर्चा हो रही है कि बुधवार को जब ये कैसे विरोध के स्वर उठे और कैसे एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति किसी दूसरे को पकड़ता है। बुधवार को एनसीपी बैठक बुलाती है और उसमें अजीत पवार को नहीं बुलाती है। नहीं, उससे पहले ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी, नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी, ये नेचुरल एलाई कैसे हो गई, ये समझा दीजिए हमें। ये इसलिए आपको समझना होगा कि शिवसेना और शरद पवार दोनों एक दूसरे को महाराष्ट्र में गाली देते हैं। लगातार एक कहते रहे कि सबसे भ्रष्ट पार्टी शिवसेना कहती रही कि वो शरद पवार की पार्टी है, लेकिन आवश्यकता बस वो एक हो जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विकासवाद को अलग जगाते हुए आगे बढ़ती है और मैं कहता हूं इसके पहले भी आप देखे होंगे बहुत सारी पार्टियां हमारे साथ थी, रही और बाद में चली गई, तो भी हमने कभी अपनी विचारधारा में परिवर्तन नहीं ले आया। आप जेडीयू को जोड़कर देख सकते हैं और भी पार्टियों को जोड़कर देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को, भारतीय जनता पार्टी के विकासवाद को अपनाते हुए अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है पूरे दिल से उसका स्वागत है, क्योंकि हमारा एजेंडा, हमारे एजेंडे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम बल्कि विकास में और गति के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। अगर हमारे राज्य बढ़ते हैं। निम्मी रस्तोगी जी का रिएक्शन ले लो जी। जी देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हम पूरी तरह से संविधान और कानून के प्रति हाईएस्ट रिगार्ड रखते हुए किसी भी तरह की जोड़ तोड़, मनमानी, मनमर्जी, इधर से उधर ये जो मोहरा घुमाते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। देखिए वास्तविकता, मैं तो विपक्षी एकता की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे दम भरे जा रहे थे विपक्षी एकता के। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी क्या नाम है, बात कर रहा था कि साहब वो बहुत एकजुट है, लेकिन यहाँ तो खेल कुछ और हो गया। देखिए, ऐसी है कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। हमारा ट्रैक बिल्कुल क्लियर है। हमारे लिए एक बेंचमार्क रहेगा कि हमारी आइडियोलॉजी से
कितना लोग समर्थन हमारा करते हैं। तो हमारे लिए राज्यसभा में ये जो काला अध्यादेश लाया जा रहा है, इस जो पार्टीज इसका समर्थन करेंगी तो हमें उनके लिए एक तरह का सेमीफाइनल होगा। बाकी एकता अच्छी चीज है, लेकिन हम अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। परिमल कुमार जी, कितना बड़ा झटका विपक्षी एकता के लिए है? पहले शिवसेना और अब एनसीपी। देखिए, झटका के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। अब देखिए, भाजपा के लिए, के राजनीति के लिए क्या बचा? वो तो जोड़ तोड़ की राजनीति करके धनबल का प्रयोग करती है। हम लोगों ने बार बार तो उसको प्रश्न उठा कि इवन भाजपा अपने एलआई के साथ भी धोखा करती है। जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में देखा, जब हमारे साथ वो एलआई थी तो वो जोड़ तो वहां भी कर। देखिए, भाजपा क्या करती है किसके साथ, वो छोड़ दीजिए ना भाजपा पर। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी राजनीति, विपक्ष की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? कोई प्रभाव नहीं। जो विपक्ष है, जो संविधान के मूल भावनाओं में विश्वास करते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र में आस्था है, जिसको धर्मनिरपेक्षता में आस्था है, वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि इन दिनों बीजेपी जो सांप्रदायिक जो आरएसएस की एजेंडा उसको इम्प्लीमेंट करने पर उतारू है। देखिए, 2019 के पहले उसकी स्थिति कमोबेश ठीक थी, लेकिन 2019 के चुनाव में जब बीजेपी ने झूठे वादे के आधार पर चुनाव में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की, लोकसभा में उसके बहुमत से अधिक प्राप्त हो गए, उसके बाद बीजेपी पागल हाथी की तरह व्यवहार करने लगा। उसके न तो संविधान में आस्था है, न लोकतंत्र में आस्था है, न परिपूर्ण धर्मनिरपेक्षता में आस्था है, न बने जो राजनीति की नैतिकता होती है ना, नैतिकता को भी बीजेपी ने ताक पर रख दिया। तो जोड़तोड़ की और दूसरी बात आप देखें, आपको स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे कि बीजेपी के फॉलोअर्स में कमी आ रही है और दूसरे दलों के नेताओं पर ही बीजेपी की जो राजनीतिक साख 2024 की है वह टिकी हुई है। तो और इससे देखिए, और जहाँ तक ये अजीत पवार का प्रश्न है, तो आपने पास में भी उनका जो कैरेक्टर है, राजनीतिक इतिहास से उसको देखा होगा। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि अजीत, आप राजनीतिक नैतिकता की बात कर रहे हैं परिमल जी, राजनीतिक नैतिकता क्या होती है जरा ये बता दीजिएगा। राजनीतिक नैतिकता क्या होती है? नीतीश कुमार पहले एनडीए में थे, उसके बाद फिर यूपीए में आ गए, अब वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता, आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन क्या करना है, समतामूलक समाज। जब तक बीजेपी के साथ थे, क्या जन कल्याण की योजनाओं को अमल में नहीं लाते थे? बहुत स्पष्ट कर दूं, लेट मी स्पीक, मुझे स्पष्ट करने दें। जब हम बीजेपी के साथ थे तब भी हम अपने बेसिक एजेंडा जो मेरा शासन का था, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, हम कठोर रूप से उसके साथ थे। जब बीजेपी 2019 की अप्रत्याशित सफलता के मद में पागल हाथी की तरह व्यवहार करने लगा और आरएसएस के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, तो हमने अपने बेसिक एजेंडा में कोई परिवर्तन नहीं किया और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने उन्हें बीजेपी के धागे पर जल दिया। तो अब देखिए, हम अभी भी जो सरकार चल रही है वो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म के आधार पर। ठीक है, मैं दूसरे एंगल पर आऊंगा। पहले दो रिएक्शन रह गए, मैं दूसरे एंगल पर आऊंगा। यही राजनीतिक मनीष जी, मनीष जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 2 घंटे का तो खेल नहीं हो सकता। शरद पवार भी ये कह चुके हैं थोड़ी देर पहले कि उनको मालूम था कि अजीत पवार बगावत करेंगे, उन्हें पहले से लग रहा था। अब वो कह रहे हैं दोबारा मैं पार्टी खड़ी कर दूंगा। जी अबुल, इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की ओर अगर देखें और अतीत में जाएं तो हमें सबसे पहले तो मैं तमाम सियासी मेहमान जो आपके पैनल पर हैं उनको मैं सुन रहा था, नैतिकता, विचारधारा, ये सारी बातें जब बात आती है, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर, ये कहा जाता है, तो नैतिकता और विचारधारा कहीं माने नहीं रखती। और जहां अगर बात की जाए अजीत पवार की बात की जाए तो पिछले 3.5 साल में अबुल ये तीसरी बार ऐसा मौका है जब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। और उप मुख्यमंत्री बनने की वजह भी ये समझनी होगी, क्योंकि हाल ही में जब शरद पवार ने ये कहा कि मुझे अब पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना है, तो अगर कोई बारीकी में जाके गहराई में अगर देखे और उस दिन के विजुअल और उनके जो समझाने का तरीका था कार्यकर्ताओं को, अगर वो कोई समझे तो संकेत उसी दिन मिल गए थे कि अजीत पवार के बगावती सुर बहुत जल्द सामने आएंगे। और वो आज आ गया। वो कैसे? क्योंकि मंच पर अजीत पवार साफ देखे गए थे कि अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अगर पवार साहब कह रहे हैं, मैं ये मराठी का हिंदी अनुवाद कह रहा हूं, अगर पवार साहब कह रहे हैं
तो उन्हें ठीक है जाने दीजिए, नया नेतृत्व आने दीजिए। ये अगर अजीत पवार कह रहे थे तो संकेत और संदेश साफ था। और उसके बाद जो उनके चाचा ने 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, जिसमें अजीत पवार को एकदम कोने में ढकेल दिया, ना ही उनको कोई पद दिया, ना ही कोई पार्टी की ताकत। तो ऐसे में 4-5 दिन नेता पहले प्रतिपक्ष बनाया ने उनको 2019 का विधानसभा उल्लेख में किया कि सुबह जाकर देवेंद्र के साथ जब अजीत ने शपथ ली थी तो वो मेरी गुगली थी। तो आज उसी का पलटवार देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी गुगली खेली कि आज शरद पवार को जैसा कहा जाता है जैसी करनी वैसी बननी। 24 साल पुरानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कभी शरद पवार ने भी अपने गुरु के साथ ऐसा ही कुछ कर मुख्यमंत्री बने थे, आज वही उनके भतीजे ने कर दिया। बातें बहुत सारी है, बहुत लंबा गेम है। जाहिर सी बात है बीजेपी को लग रहा ठीक है, आलोक जी का रिएक्शन ले लेता हूँ। आलोक जी, क्योंकि अगर एमपी तीनों साथ लड़ लेती तो जाहिर सी बात है बीजेपी की ताकत बहुत शिथिल हो चुकी थी। ऐसे में एनसीपी का इस पार्टी में आ जाना, यानी कि ईडी सरकार में आ जाना, अगर अबुल मुझसे कोई पूछे कि कल सुबह की हेडलाइन क्या होनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा ईडी पास, एमबीए फेल। आप वो ईडी ना समझें जो कि इस मंत्रिमंडल में आज जिन लोगों ने शपथ ली है, ऐसे 4 नाम हैं जिनके पीछे ईडी लगी है। मैं ईडी का मतलब कह रहा हूं एकनाथ और देवेंद्र की सरकार। अबुल आज काफी जल्दी में थे आलोक जी। अजीत पवार को हमने देखा कि बिना परमिशन के और शपथ पाना शुरू कर दिया था उन्होंने। देखिए अबुल जी, ये पहले तो शरद पवार जी का, चूंकि वो सबसे बड़े नेता है महाराष्ट्र के, और मनीष जी तो महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने चूंकि याद दिलाई 77 की, उसी तरह से कबड्डी से ही राजनीति शरद पवार जी ने शुरू की। पूरा उनका आप कैरियर देखेंगे, प्रोफाइल कोई भी, तो राजनीति में आने से पहले भी वो कबड्डी एसोसिएशन बनाई, फिर राष्ट्रीय बनाई। तो अब वो दोनों पाले में पैर रखने के हमेशा आदी रहे। अभी आप देखिए कबड्डी में क्या होता है, एक पाले में पैर है, दूसरे पाले में पैर है, कभी इधर से उधर से भाग के जा सकता है, उधर से उधर भाग सकता है जी। तो उन्होंने अपने, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने उसी पैमाने पर किया और इसकी भनक उनको हो चुकी थी। ये भी सही बात है। सही बात यह है कि उनको छगन भुजबल जी, प्रफुल्ल पटेल उनके दाएं बाएं हाथ है। अजीत पवार तो परिवार के हैं, चीजें हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो लोग पुराने उनके साथ में साथी रहे हैं। वो यदि जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि शरद पवार जी को नहीं मालूम है। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था, भाई मैं तो संन्यास लेता हूँ, मैं त्यागपत्र देता हूँ, पूरा जो ड्रामा कर चुके थे। ऐसी स्थिति में अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए वो कोशिश में रहे। और अजीत पवार का जो विद्रोह है, ये उसी का जवाब है। गूगली शब्द अब नहीं, मैं तो ये कहूँगा कबड्डी में जैसे आउट कर देते हैं, शरद पवार को आउट कर दिया। बीजेपी के हाईएस्ट लेवल पर जो विचार विमर्श हुआ, ऐसा तो नहीं ना, राजभवन में हमारे आपके जब चर्चा चल रही थी 2 बजे और राजभवन में कुर्सियां लग गई और सब कुछ सच गया, लेकिन ये भी तो गुगली हो सकती है आलोक जी, ये भी तो गुगली हो, जिसका पता शायद 2024 से पहले चल जाए, अभी ना लगे। नहीं, अब 40 के दस्तखत, इस बार खेल ऐसा नहीं है। इस बार सबके दस्तखत है और सबकी फाइलें हैं, ये याद रखिए। देखिए ये कच्चा खेल नहीं है। ये फाइलें आप तो देखिए ना, शरद पवार जी ने कहा कि अब उनको मान लिया गया। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अपने चैनल पर चली है। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री ने ये मान लिया है कि भाई ये करप्ट इनके ऊपर नहीं है चार्ज। आप अंदाजा लगाइए, कल परसों ही तो प्रधानमंत्री ने बोला भी था कि भाई ये करप्ट यहाँ पर है, इनका परिवार इस तरह का लोग हैं शरद पवार के। तो उनके पास इस बात की स्पष्ट हो गया होगा कि अभी ऐसे कोई दस्तावेज नहीं सामने आए जांच में जिससे कि कल इनको जेल भेजा जा सके। अब मामला हो सकता है फाइल फिर भी कहीं पड़ी रहे, अदालत में कोई जाए, शरद पवार खुद ही चले जाएं भतीजे के खिलाफ या उनकी पार्टी का कोई जाए तो बात अलग है। अन्यथा मेरा ऐसा मानना है कि इन सबको अपने अपना स्थान मिले और एनसीपी को महाराष्ट्र की राजनीति में बनी रहे। देखिए इसमें है कि पार्टी खत्म हो जाए और कांग्रेस उनको निगल ले, बीजेपी से भी खतरा तो रहेगा उनको, लेकिन बीजेपी कुछ तो उनको हिस्सा देगी। बीजेपी कहती है राज्य में तुम रहो, केंद्र में हम हैं, उनका एक ही लक्ष्य है। और 2024 के लिए ये गुगली कहें आप, जो तुरप का इक्का कहें, ये एक राष्ट्रीय राजनीति के तहत आज जो खेल खेला गया है उसको आप राजनीति का खेल भी कह सकते हैं, महाभारत का भी कह सकते हैं। लेकिन सही बात यही है कि इसमें परिवार से ज्यादा पार्टी भाजपा के और उस विचारों से सहमत होने पर, क्योंकि अब अजित पवार ऐसा तो नहीं कि वहां बैठ के धंधा कर लेंगे। यदि वहां पर फडणवीस रहे या उनके कोई और साथी रहे और पार्टी इस तरह से 2024 में
पहले जो 302 500 लाना चाहिए, अब 400 लाना चाहिए, ये जो लक्ष्य रखा गया है, तो वो राजीव गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जो 425 का था, भाजपा उस दिशा में घटकों को भी जोड़ करके, लेकिन क्या इस तरह से मिल पाएगा? इस तरह से वो आंकड़ा छू लेगी भारतीय जनता पार्टी? एसएन सिंह साहब, देखिए, निश्चित तौर पे जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जो विकास के कार्य की, जो राष्ट्रवाद की अलग जगाई, और जो उन्होंने कहा था 370 को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर, ईसीसी को लेकर, अगर उसमें हम सार्थक कदम उठाए हैं तो निश्चित तौर पे देश की जनता हमारे साथ है। अभी दो जवाब आपको देना चाहूंगा। एक हमारे जेडीयू के मित्र, देखिए 370 आप विकास की भी बात करते हैं और साथ में जोड़ देते हैं 370 या राम जन्मभूमि, और दोनों ही मामले ये विकास से जुड़े तो नहीं है। बोला, विकासवाद भी बोला। अगर आपको एक चीज से नफरत है, एक से मोहब्बत है, तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों से मोहब्बत है। जो सांस्कृतिक आधार है उसको भी साथ लेकर चलते हैं। आप देखिए, धार्मिक नगरों का सौंदर्यीकरण, काशी कॉरिडोर बनवाना, बुनियादी ढांचे में विकास करना, डिफेंस कॉरिडोर बनवाना, रैपिड रेल बनवाना, बहुत सारी ऐसी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस नाते हम कहते हैं हम विकासवाद और राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नहीं, आम आदमी पार्टी के मित्र भी कहते हैं, तो उनको एक चश्मा लगा के देखना चाहिए। करप्शन करके 500 पन्ने की फाइल लेकर घूम रहे थे, दिल्ली में सरकार बनाते हैं। जेडीयू के हमारे मित्र कहते हैं उनकी विचारधारा 370 पे हमारे साथ नहीं थी, तो भी हमने विचारधारा में परिवर्तन नहीं लिया। और मैं कह रहा हूँ, जंगल राज के नारे को किसने बुलंद किया? आज उसी जंगल राज की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वो जनता की पार्टी है, जनता के विश्वास पे खड़े उतरने वाली पार्टी है। हमने जो कार्य किया, दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई। आज देश में 25 भैया आप सुन लीजिए या तो आप बोल लीजिए, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आम आदमी पार्टी को तकलीफ इसलिए हो रही है कि बिहार की बैठक में उसको नकारा घोषित कर दिया गया। चलिए परिमल जी सुन लीजिए पहले। हो रही है कि टीएमसी ने कहा, मेरी बात को सुन लीजिए, आप अपनी बात की। परिमल जी, दिक्कत इसलिए हो रही है कि लेफ्ट ने कहा, सीपीएम ने कहा कि भैया आप कांग्रेस को अगर लेकर आएंगे तो हमारा साथ नहीं चाहिए। तो टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट में आपस में भी गठबंधन नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो राइजन सहयोगी दल है वो भारतीय जनता पार्टी। परिमल जी मैं आपके पास आऊंगा। परिमल जी इनका जवाब पूरा होने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। परिमल जी शांत रहिए। तो बोलने का हक नहीं है साहब, ये आलोचना बात तो सिर्फ धर्म की बात बोलते हैं। अरे भोजन बस्ता, और केवल ममता बनर्जी को बोलने का हक है, ममता बनर्जी जी को बोलने का हक है, कांग्रेस को बोलने का हक है, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताएगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। मैं चीजें बता रहा हूँ। आज हमारे पास मजबूत नेतृत्व, मजबूत प्रधानमंत्री। अरे भैया आप बोल तो लेने दीजिए, आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? अधिकार है, यह अंतकरण की स्वतंत्रता है, यह पब्लिक मैनिफेस्टेशन का इशू नहीं है। और इसी को ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर फिर नफरत फैलाने का काम। इनसे पहले पूरी सुन लीजिए, इनसे पहले सुन लीजिए। चलिए पहले बात सुन लीजिए। परिमल जी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम बता। 1 मिनट 30 सेकंड में आपके पास आऊंगा। ठीक है 30 सेकंड में आपके पास आऊंगा। आप बोल लीजिए, आप बोलिए। परिमल जी 30 सेकंड में आपके पास आऊंगा, जल्दी से बात खत्म करिए अपनी। नहीं इसको इस बैकग्राउंड के आधार पर करता हूं कि इसका एकमात्र एजेंडा है नफरत फैलाना। परिमल जी सुनिए, परिमल जी क्या है, 55 साल देश पे राज करते हुए आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, विकास के लिए कार्य नहीं किया। ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा परिमल जी, ना आपकी बात समझ में आएगी ना एसएन सिंह साहब की बात समझ में आएगी। कार्य किया, गरीबों के लिए 5 लाख रुपए मुफ्त में दवा के लिए दिया, राशन का कार्य किया, अनुशासन का कार्य किया, उनके लिए बिजली, पानी, सड़क। हम इस तरह से कार्य करेंगे। कर दिया जाए, आखिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? स्पष्ट है कि ये हिंदूवादी राष्ट्र की वकालत करता है, जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की वकालत करता है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद से भी अगर आपको तकलीफ हो जाता है। अरे भारत गांधी का राष्ट्र है, गोडसे का राष्ट्र नहीं। आपकी आरएसएस की एजेंडा नहीं चलने वाली यहाँ। भारत की जनता आपको त्याग चुकी है और 2025 में आपको जाना ही होगा। बीजेपी मुक्त भारत होगा, अब निश्चित रहे। अब जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। अच्छा, गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा जब आप मिलाते हैं, साथ में कहते हैं,
कि ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है, और आप बीजेपी को निशाने पर रखते हैं परिमल जी, इससे क्या मुराद है? इससे मतलब इसके पीछे की मंशा क्या होती है? गोडसे का भारत नहीं है ये। क्या आप मानते हैं कि एसएन सिंह साहब या इनकी पार्टी गोडसे को मानती है, अभी भी मानती है? क्या आप ये मानते हैं? देखिए, आपको बतला दे, है ना, कि जैसे कई बीजेपी शासित राज्यों में, मैं प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, गोडसे राष्ट्रभक्त टॉपिक्स पर कई बीजेपी शासित राज्यों में, है ना, स्कूल में प्रतियोगिता आयोजित किए गए। अब बताइए इसकी मानसिकता। मैं फिर आपको बतलाता हूँ। एक्चुअली भारत की स्थिति को आप देखें, भारत डाइवर्सिटी के लिए जाया जाता है। रिलीजियस डाइवर्सिटी हमारे राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसी के कारण भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं। लेकिन इनकी मंशा है कि जो धर्मनिरपेक्ष छवि है राष्ट्र की, उसको धूमिल किया जाए और सांप्रदायिक पर्टिकुलरली तत्व को उभारा जाए। अरे इससे राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा, ये इससे राष्ट्र की गरिमा समाप्त होगी, इससे राष्ट्र के अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। बीजेपी यदि शासन में रहे तो मैं आपको बतला दूं कि भारत को पुनः आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। जिस तरह हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, वही लड़ाई भारत में अब तक होगी। इनकी नीति ही खराब है। ये जन कल्याण का भारत की जनता ने ऐसे दूषित विचारों को, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को किनारे कर दिया। भारत के लोगों ने ही कांग्रेस को हटा दिया, ऐसी दूषित पार्टियों को हटा दिया जो बार-बार विभाजन की लकीर को खींचते हैं, विभाजन की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं। 25 लाख से अधिक हिंदू मुसलमानों की हत्या कराने वाले लोग, सिखों की हत्या कराने वाले लोग, देश में लगातार दंगे कराने वाले लोग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को समझना होगा, ये भारतवर्ष है, अखंड भारत है, हम सभी लोग एक हैं, सभी लोग भारत की रक्षा के लिए तत्पर होते हैं। कोई भी इटली से आया हुआ है, सभी लोग भारत के रहने वाले हैं, कोई भी भाई बस अपने धर्म में परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत सारे पार्टी के वरिष्ठ लोग अपने धर्म में भी परिवर्तन कर लेते हैं सत्ता में बैठे रहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोग भारत को अपनाती है, राष्ट्रवाद। मनीष जी चलिए शांत रहिए, एसएन सिंह जी शांत रहिए, परिमल जी चलिए, हम किसी और इशू, हम महाराष्ट्र में हम एनसीपी की बात कर रहे हैं, हम एनसीपी की बात कर रहे हैं। आप लोग पता नहीं कहाँ ले गए। इतनी छोटी सोच तो कैसे शांत रहे? सवाल ये था कि कांग्रेस के साथ कौन खड़ा है, उसका जवाब नहीं दे पाए। चलिए ठीक है, एक बात मैं भी लूंगा, अभी आता हूँ आपके पास। मनीष जी 2024 में कितना असर पड़ने वाला है? शांत आपके साथ खड़ा नहीं है, आम आदमी आपके साथ नहीं खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा है? थोड़ा आराम दीजिए परिमल जी थोड़ी देर समझाइए कि दूसरे के बीच में नहीं बोला जाता है। अगर जानकारी मनीष जी से आपको मौका मिलता है तो उस समय बोलिए। परिमल जी से इतना बंटवारा इसको कहेंगे, सभी पार्टियां कांग्रेस को छोड़ी और सभी चलिए देखिए, आप मुझे मजबूरन आपके माइक म्यूट करने पड़ेंगे। एक सांसद है गिरिराज सिंह, उन्होंने उनका स्टेटमेंट आता है कि मेरे परिमल जी शांत हो जाइए, पत्थर नहीं फेंका। बताइए तो लोकसभा मैं आऊंगा आपके पास। दिग्विजय सिंह बयान भूल गए हैं, एसएन सिंह जी सोनिया गांधी जी का बयान भूल गए हैं, ठीक है, चुने हुए प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर और क्या क्या कहती है एसएन सिंह जी। राहुल गांधी शांत रहिए, हम एनसीपी के बंटवारे की बात कर रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस के लोग। एसएन सिंह जी, मनीष जी आप बताइए, ये जो बंटवारा इसको कहेंगे, पहली चीज तो ये है कि बंटवारा इसको कहेंगे या नहीं कहेंगे? पहली चीज तो ये है कि बंटवारा इसको कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या पूरी की पूरी पार्टी ही सरकार में शामिल हो गई? पहली चीज। और अगर ये बंटवारा है भी तो पहले शिवसेना में ये हुआ, उसके बाद अब एनसीपी में भी मान सकते हैं। इसका 2024 में कितना असर होने वाला है? ये सवाल मुझसे है, मनीष जी से, मेरे सहयोगी हैं मनीष जी। जी अबुल, जहां तक बात की जाए 2024 की, तो 24 को लेकर ही ये सर्जिकल स्ट्राइक सामने आई है, जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से खिचड़ी तो पक रही थी। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात लगातार चल रही थी और जिस पैटर्न पे हुआ है, आप देखिए ठीक 1 साल बाद वही स्थिति जो शिवसेना के साथ हुई थी एनसीपी के साथ हुई है। और जहां तक अगर बात की जाए, अब ये एक्सपीरियंस मामला है कि आखिर चुनाव आयोग में जाएंगे तो क्या नतीजा आएगा, क्या होगा, क्योंकि पैटर्न वही है। अजीत पवार ने साफ कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक, पार्टी के सांसद, पार्टी का सिंबल सब कुछ मेरा है। यानी कि साफ तौर पर ये खेमा नहीं टूटा है, बल्कि ये समझिए कि पूरी पार्टी का शिफ्ट हुआ है। हालांकि उनके चाचा जो हैं
चाचा कहते हैं मैं यशवंतराव चौहान की कल समाधि पर जाऊंगा, उनसे मैं आशीर्वाद लूंगा और फिर उसके बाद सड़क पर उतरूंगा। ये हमें ध्यान रखना होगा कि 65 साल की सक्रिय सियासी पारी के वो जो मराठा क्षत्रप कहे जाते हैं शरद पवार, वो आज की तारीख में 84 वर्ष के हैं। आखिर पूरे महाराष्ट्र पर अगर वो अपना कब्जा और अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाने की बात करेंगे तो स्वास्थ्य उनका कितना साथ देगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और जहां तक बात की जाए सुप्रिया सुले, इस समय सबसे बड़ा संकट सुप्रिया सुले के सामने है कि आखिर वो कहां है, क्योंकि उनके साथ के अपने वर्किंग प्रेसिडेंट तो यहाँ पर गलबैया करते अजीत पवार के साथ बैठे थे, जो कि प्रफुल्ल पटेल है। तो इन सारी बातों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये विपक्षी एकता जो कि मोदी के खिलाफ देश भर में एक होने की जो बात हो रही थी, उसके लिए भी झटका है। क्योंकि अगर विपक्षी एकता के दूल्हा अगर नीतीश कुमार हैं तो सहबाला अगर ये माना जाए शरद पवार हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। तो अबुल, इस घटनाक्रम के देश की सियासत पर भी बहुत गहरे मायने होते हैं। और इसके साथ आलोक जी, क्या केंद्र में भी इनाम मिलेगा? जी बिल्कुल, जी जाहिर सी बात है। एकनाथ मैं आलोक जी को बोल लोगों को और अजीत पवार यानी कि एनसीपी के अजीत पवार गुट के लोगों को भी केंद्र में इनाम मिलेगा। जी, आलोक जी के पास कुछ जानकारी है। आज जो विस्तार हुआ, बस छोटा सा जवाब मेरा, आज जो इस तरह का विस्तार या विलय हुआ है या पार्टी में शामिल हुए हैं सरकार में अजीत पवार, तो ये साफ आप समझिए कि शिंदे गुट के शिवसेना के जो विधायक हैं जो कि सपने संजोए बैठे थे कि विस्तार में उनका नाम आने वाला है, अब उसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। हालांकि अजीत पवार ने कहा है कि एक और विस्तार जल्द होगा क्योंकि असंतोष अब शिंदे गुट में होने वाला है। ठीक है आलोक जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये राष्ट्रीय राजनीति के तहत ही, आपको यदि ध्यान हो तो फडणवीस और शिंदे दिल्ली में मिलकर 2 दिन पहले ही गए और उसके बाद ये सारा तैयारी पहले से चली है। और केंद्र में प्रफुल्ल पटेल भी हो सकते हैं। वैसे सुप्रिया सुले के लिए भी ऑफर किया गया था पिछले 2019 में ही। शरद पवार जी को भी कहा गया था कि यदि आप आना चाहे तो बेटी को आपको मुख्यमंत्री या किसी एक आध को और को बना दिया जाए। ऐसी स्थिति में इतना तो स्पष्ट है एनसीपी में अजीत पवार जी के साथ, और हम अपने ग्राफिक के सहयोगी से भी कहेंगे कि अब ये दिखाएं कि 30 का तो स्पष्ट दावा, चूंकि दस्तखत है, ये शरद पवार जी ने कहा कि विधायकों के दस्तखत करा के रख लिए गए हैं, लेकिन 2-3 दिन में और भी मान लीजिए जो विधायक बच गए हैं उसके बारे में स्थिति स्पष्ट होगी और वो जनता के बीच जाएंगे। तो शरद पवार जी हो सकता है कि वो अपनी भूमिका एक अलग ही रखें और उनके जो सहयोगी हैं, कुछ लोग जो दावा भी करें थी पार्टी का, तो आप देखिए प्रतिपक्ष में तो हमेशा ये तय होता है कि स्पीकर तय करता है कि किसका कितना पलड़ा है। तो स्पीकर की दृष्टि से यदि विधायक 30 या 40 इनके साथ यदि है, जैसा उन्होंने कहा पूरी पार्टी, तो एनसीपी इस गठबंधन के सहयोगी हो गई जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। और राष्ट्रीय राजनीति में भी आने वाले 2-4 दिनों में, चूंकि ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री तय करते हैं किसको क्या देना है, प्रधानमंत्री नए मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं, उसमें जगह मिलेगी। निम्मी जी ये बताइएगा मनोबल पर कितना असर पड़ने वाला है? मैं आऊंगा आपके पास। निम्मी जी एक बताइए, विपक्षी एकता को लेकर जो मनोबल एक बना था, एक माहौल बना था, उस पर कितना असर पड़ने वाला है इस बंटवारे का, इस टूट का? अबू, मैं बहुत धीरज के साथ सब लोगों की बातें सुन रही थी और मुझे थोड़ा सा क्षोभ हो रहा था, दुख हो रहा था कि ये जो दाव पेच जोड़ तोड़ की हार्डकोर पॉलिटिकल डायलॉग जो सब लोग कर रहे हैं, उसमें उन्हें ये एहसास नहीं है कि जनता को कितना बड़ा धक्का लगेगा, कितना बड़ा बिट्रेयल है। वो बैठ के 2024 में अपने पॉलिटिकल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जनता किन मुसीबतों से जूझ रही है उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। आज का मुद्दा टमाटर है। टमाटर इन द सेंस की टमाटर एक सिंबॉलिक चीज है कि आज महंगाई है, उसकी बात कीजिए, आप क्या कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ आम इंसान की जिंदगी में जो तकलीफें हैं और जो मुसीबतें हैं उसकी बात करती है। और हम इस चीज को हैरानी से इसलिए देखते हैं कि हम 3 टर्म से दिल्ली में सरकार बना रहे हैं और हमारा ये पक्का विश्वास है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ेगा, आपको जनता को इम्प्रेस करने के लिए झूठे वादे नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज आपका काम आपका बोलेगा। एसएन सिंह जी, उसके अंदर बहुत अच्छी बात। देखिए, टमाटर का मुद्दा उठाया है, टमाटर का मुद्दा, टमाटर जनता टमाटर चाहती है, महंगाई में कमी चाहती है।
लोकतंत्र की यही अबुल जी सबसे खूबसूरती है कि वो अपनी बात को कहे। और मैं कह रहा हूँ याज्ञवल्क्य और गार्गी का भी संवाद होता रहा, संवाद हर समय में होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं याद दिलाऊंगा आम आदमी पार्टी जो आम आदमी से खास हो गई, जो भ्रष्टाचारियों की पार्टी हो गई, उनको समझना होगा कि 2014 में भी जब शीर्ष नेतृत्व तय करना होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो आदरणीय मोदी जी को चुनते हैं लोग। 19 में भी ऐसा ही होता है। और अब भी दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता देख रही है कि कैसे अपराधियों का साथ दिया जा रहा है, किस तरह से भारत के ध्वज को झुकाया जा रहा है, कैसे दूसरे के ध्वज को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब चीजें देखी जा रही है। मुझे सबसे बड़ी आज की बात जो कहनी कंक्लूजन में अबुल जी, वो ये है कि जब जब कोई परिवार की पार्टी अपने परिवार को सत्ता सौंपना चाहेगी, आप देखे होंगे इसके पहले समाजवादी पार्टी में भी फूट पड़ गई थी, अखिलेश यादव जी और शिवपाल जी में विद्रोह हो गया था। नहीं, उन्होंने मुद्दा कुछ और उठाया था, उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया था। नहीं, एसएन सिंह जी, निम्मी जी ने महंगाई का मुद्दा उठाया। निम्मी जी ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां, उनका आरोप आप पर था, भारतीय जनता पार्टी पर था कि जो जोड़ तोड़ कर रही हैं 2024 के लिए, उन्हें जनता के मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टमाटर का रेट मालूम है आपको? टमाटर के दाम मालूम है? मैंने कहा कि और इंडिया न्यूज ने इस पे बहुत सारे डिबेट किए, हमारे सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मैं स्वयं इसका जवाब दिया। लेकिन इस महंगाई के मुद्दे को लेकर जब आप बिहार में जाते हैं तो आपकी विपक्ष की एकता की हवा निकल जाती है। आम आदमी पार्टी के बातों पे कोई विश्वास, महंगाई मुद्दा नहीं है निम्मी। यमुना को आपने साफ नहीं किया, आपने दिल्ली में कोई ऐसा कार्य नहीं किया। ऊपर से भ्रष्टाचारी मंत्रियों को के जनक बन गए। 2 मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। निश्चित तौर पे चुनाव में सभी मुद्दे आएंगे। जनता को जो मुद्दा पसंद आएगा, जनता उसको अपनाएगा। आज डिबेट इस बात की हो रही है कि क्या विपक्ष की एकता टूटे हुए सुराही की तरह हो गई है अबुल जी। एक तरफ से घड़े में पानी डालिए और दूसरे तरफ से निकल जाए। चर्चा इस बात की हो रही है कि जब देश और दुनिया में कोई भी पार्टी एक परिवार की पार्टी बन जाती है और योग्यता और अभाव नहीं रखता है, परिवार में पुत्र को संपत्ति हस्तांतरण की तरफ सत्ता। ठीक है एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, आप बोल चुके, आप बोल चुके। परिमल जी संक्षेप में मैं बतलाता हूँ। परिमल जी को भी तो अभी चुप करिए ना कि बीच में ही बोलने लगते हैं। कांग्रेस को इतनी छूट कभी थी, कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता राष्ट्र की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, तो चुप रहना चाहिए। सामान्य लोग से क्योंकि भारत की जनता का विश्वास खो चुकी है, तो इनके पास डिस्ट्रक्टिव एजेंडा ही होगा। जो भगवान राम को गाली देने का कार्य किए, जो 8 वकील खड़ा किए, सनातन परंपरा को नहीं माने, जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार सकते हैं, उसके साथ कौन खड़ा होगा? ऐसे लोगों के साथ जो कहता है देश में लोकतंत्र ही नहीं है, कौन खड़ा होगा ऐसे आदमी के साथ जिसको उसकी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई नेतृत्व करता ही नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सुदृढ़ नेतृत्व करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में, दुनिया में भारत के नाम को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस को कौन सी एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। एक एक करके आराम से इनको जवाब देना जरूरी है ताकि आने वाले डिबेट में बीच में भारतीय सेनाओं के मनोबल पर भी सवाल उठाएंगे, कभी देश के संविधान पर सवाल उठाएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएंगे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे। ऐसे छोटे विचार के लोग जो दुनिया में जाकर भारत के मान सम्मान को घटाने का कार्य करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं, भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य करते हैं। भारतीय पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। तो इनकी मनसा तो मत पूंजीपतियों के। परिमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। एसएन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश का सवाल में आज फिलहाल इतना ही। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।